नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के इतिहास सब्जेक्ट की। इतिहास से लगभग 15-16 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। भूगोल नंबर 1 पे है, भूगोल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद इतिहास से आएंगे और उसके बाद जो बाकी बचता है उसमें नागरिक और अर्थशास्त्र को रखा जाता है। तो इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि थोड़ा सा क्लिष्ट है। क्यों क्लिष्ट है? क्योंकि भारत सहित विश्व का इतिहास भी आपको पढ़ना है। 1 नंबर का सवाल पर फोकस सभी लड़कों का है और होना भी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर अगर आपका सही है तो 1 में 1 मार्क्स बढ़ाने में 1 नंबर सवाल का बहुत अहम रोल है। हम आज आपके समक्ष अध्याय 1 और 2, इतिहास में अध्याय 1 जो आधारित है यूरोप में कुछ देशों के एकीकरण से या कुछ क्रांतियों से, और अध्याय 2 जो आधारित है कुछ ऐसे सोच पर, समाजवादी और साम्यवादी वाली सोच पर। तो उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कहां कहां से कैसे बनेंगे, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। एक एक करके प्रश्नों को सुनते जाइए। बस आप रोज एक बार इसको नोट कर लीजिए, रोज एक बार पढ़िएगा, आपको सारा जीके याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। और इससे फालतू का कुछ पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं लगता है कि है, क्योंकि हमने सबको समेटा है। सबसे पहले इतिहास के पहले अध्याय में आप पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से इतने सारे प्रश्न बनते हैं। ये जो मैंने 1 नंबर में इतना तक डाला है, ये फ्रांस की क्रांति से है। उसके बाद इटली पढ़ते हैं आप, इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण से मात्र इतना क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम क्रमबद्ध करके आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई है? सीधे आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन कोई भी क्रिएट कर सकता है। 4 ऑप्शन आप अपने से बना लीजिए, उसमें से एक याद रखिएगा। तो सीधे आंसर बता रहे हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति कब? 1789 में। सबसे पॉपुलर फ्रांस की क्रांति यही हुई है। और किसके शासनकाल में हुई है? तो लुई 16वां के शासनकाल में ये क्रांति हुई है। ये पहला नंबर जीके फ्रांस के क्रांति से। दूसरा, फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई है। फ्रांस में 1830 में भी क्रांति हुई है। तो ये क्रांति जो फ्रांस में हुई, ये किसके शासनकाल में हुई है? याद रखिएगा, चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुई है। फ्रांस में 1848 में फिर क्रांति हुई है। ये किसके शासनकाल में हुई है? तो लुई फिलिप के शासनकाल में हुई है। और लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था गीजो। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन? गीजो। इसके बाद फिर फ्रांस से अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है, फ्रांस में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला शासक कौन था या राजा कौन था? तो वो था लुई 18वां। याद रखिएगा ये नाम, लुई 18वां। अगला प्रश्न है कि बूर्बो वंश का संबंध किस देश से है? 4 ऑप्शन दे देगा, आपको मारना है फ्रांस से। बूर्बो वंश का संबंध फ्रांस से है। तो फ्रांस से इतने सारे क्वेश्चन हैं 1 नंबर के, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछने जा रहा है और हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। वैसे आपकी मर्जी, पढ़ते रहिए। दूसरा प्रश्न इटली के एकीकरण से आधारित है। इटली के एकीकरण से इतना प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, कार्बोनरी का संबंध किससे है? कार्बोनरी यह एक संस्था है, इसका संबंध किससे है? 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक रहेगा मेजिनी। आप मेजिनी को मारिएगा। मेजिनी का संबंध कार्बोनरी से है। और कार्बोनरी क्या है? तो ये एक गुप्त दल है, गुप्त दल। और ये गुप्त दल किन लोगों ने बनाया? तो राष्ट्रवादियों ने। इटली को आजाद करने के लिए वहां कुछ युवा लोगों ने मिलकर एक गुप्त दल बनाया जो छापामार विधि से राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे बढ़ाता था, या यूं कहें कि अपने राष्ट्रवादी भावना को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये इस गुप्त दल की स्थापना की गई। तो कार्बोनरी क्या है? एक गुप्त दल है राष्ट्रवादियों का, और इसका संबंध किससे है? मेजिनी से है। तो इटली के एकीकरण में पहला क्वेश्चन ये। दूसरा प्रश्न है, यंग इटली जिसकी स्थापना 1831 में हुई है, यंग यूरोप जिसकी स्थापना 1834 में हुई है, ये दोनों संस्था की स्थापना किसने की है? तो इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की है मेजिनी ने। ठीक है, इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण हीरो है मेजिनी। तो मेजिनी ने इसकी स्थापना की, दोनों की। यंग इटली आए चाहे यंग यूरोप आए, आपको मेजिनी मारना है। अगला प्रश्न है, सर्डिनिया और पिडमाउंट या सर्डिनिया सह पिडमाउंट का शासक कौन था?
तो इसका शासक है विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ये सर्डिनिया पिरमाउंट का शासक था और इसने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? काउंट कावूर को। इटली के एकीकरण में काउंट कावूर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाए थे उस वक्त सारी बातें हम खोल खोल कर बताए हैं। आप उस वीडियो को एक बार देख लें जिसमें अध्याय 1 को बताया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, और उसको देखने के बाद अगर ये क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो एकदम आराम से आपको समझ में सारी बातें आएंगी। विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था काउंट कावूर। अगला क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जो भारत के क्रांतिकारियों में शीर्ष पर शुमार थे या भारत के अग्रगणी क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? या पूछ सकता है लाला लाजपत राय ने किस यूरोपीय क्रांतिकारी की जीवनी लिखी जिससे प्रेरणा पाके बहुत सारे लोगों ने भारत को आज़ाद करने में अपनी अहम भूमिका अदा की? तो लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? गैरिबाल्डी की। गैरिबाल्डी का त्याग और इसका समर्पण, देश के प्रति इसका जो देशभक्ति का भाव, इन सारी बातों को बड़ी बारीकी से लाला लाजपत राय ने अपनी किताब में लिखा। तो ये प्रश्न आपको इटली से, फ्रांस से, इससे ज़्यादा ना ही फ्रांस की क्रांति से कुछ पूछने वाला है ना ही इटली की क्रांति से कोई पूछने वाला है, जहां तक हमें लगता है। अब 2-3 प्रश्न थोड़ा सा इन दोनों से थोड़ा हट के हैं, हालांकि ये भी पूछे हुए कुछ प्रश्न हैं और कुछ आने योग्य हैं। जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने की? जर्मन राइन राज्य की स्थापना ये नेपोलियन ने की है, जिसको हम नेपोलियन बोनापार्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन को यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत मानी जाती है? तो ये है वियना सम्मेलन, जो 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ और यहीं से मेटरनिख युग की शुरुआत हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, चूंकि 2 नंबर का सवाल पूछता है कि मेटरनिख युग क्या था। डिस्क्रिप्टिव वीडियो को देखिएगा जिसमें हम पूरी व्याख्या किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें इतिहास का एक प्लेलिस्ट है। इतिहास के प्लेलिस्ट में शुरुआती दौर में ही हमने शुरू का 1, 2, 3 वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में पूरा प्रश्न आ जाएगा। अगला है, नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो 1814 में नेपोलियन का पतन हुआ है, यानी कि नेपोलियन के शासन व्यवस्था का खात्मा, नेपोलियन का खात्मा 1814 में होता है और यही 1814 के बाद 1815 आएगा और यही 1815 में क्या होगा? तो वियना का सम्मेलन होगा जो मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, उसके द्वारा किया जाएगा और पुनः पुरानी वाली व्यवस्था जो राजा और प्रजा वाली थी वो व्यवस्था लाने की कोशिश की जाएगी और नेपोलियन का पूरी तरह से व्यवस्था को तहस नहस किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे फ्रांस से और इटली से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। यहां से प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हिंगेल, कांट, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीम का संबंध किस देश से है? ये इसमें से कोई भी पूछेगा, एक किसी का भी पूछ सकता है, जैसे हम्बोल्ट का संबंध किस देश से है, जैकब ग्रीम का संबंध किस देश से है, तो इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं। तो इसमें से कोई भी पूछता है हिंगेल, कांट, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीम का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है, याद रखिएगा, जर्मनी से। जर्मनी की का एकीकरण आप पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण से क्या बनेगा? कार्लस्वाद का आदेश कौन जारी किया था? ऑप्शन 3, 4 रहेंगे, उसमें आप मारिएगा मेटरनिख। कार्लस्वाद का आदेश कौन जारी किया? मेटरनिख ने। अगला प्रश्न, जाल्बेरिन क्या है? यह पूछेगा जाल्बेरिन क्या था? ऑप्शन 4 को रहेगा, उसमें से एक रहेगा जर्मन व्यापारियों का आर्थिक समूह, या सिर्फ रहेगा आर्थिक समूह। तो इससे घबराना नहीं है, जर्मन व्यापारियों का आर्थिक समूह आप टिक लगाइएगा, या आर्थिक संघ भी हो सकता है। तो जाल्बेरिन क्या था? पता लग गया, ये जर्मनी व्यापारियों का आर्थिक समूह या संघ है। अगला प्रश्न, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 रहेंगे, उसमें से एक रहेगा डाइट, आपको मारना है डाइट। जर्मन संसद को क्या कहते हैं? डाइट। और जर्मन संसद का निम्न में से कौन प्रतिनिधि था? उसमें एक रहेगा बिस्मार्क, तो ये प्रतिनिधि था उसका। कहां से था? प्रसा से ये प्रतिनिधि बन के चुन के आया था।
अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया? याद रखिएगा, बिस्मार्क ने। ये इटली के एकीकरण का बहुत बड़ा हीरो है बिस्मार्क। इसने लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया। अगला प्रश्न बनेगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई है और फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुई थी, जिसमें फ्रांस हार गया था। उस वक्त हालांकि जर्मनी का पूरी तरह एकीकरण नहीं हुआ था, तो आप प्रसा भी अगर रहे तो मार दीजिएगा, क्योंकि मेनली प्रसा और फ्रांस के बीच ही झगड़ा हुआ था। तो फ्रांस या जर्मनी, इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ जिसमें फ्रांस हारा। तो ये था आपका इतना 4, 5, 6 क्वेश्चन 1 नंबर का, वो जर्मनी के एकीकरण से। इतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब आते हैं हम इसके बाद अब फ्रांस, जर्मनी के बाद अब फ्रांस पर आते हैं। फ्रांस में, या यूं कहें कि समाजवाद दूसरे अध्याय में अब प्रवेश कर रहे हैं यहाँ के बाद। हाँ, जर्मनी के बाद कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। अब इसके बाद आपका स्टार्ट हो रहा है दूसरा इकाई 2। इकाई 2 से जो सवाल है वो सबसे पहले तो समाजवाद साम्यवाद क्या है, पूरी व्याख्या हमने अपने इस चैनल के इतिहास के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहला अध्याय आप पूरा पढ़िएगा, उसके बाद ही सब मारिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसमें मैंने पूरा बताया है समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें से 1 नंबर का जो सवाल आएगा वो एक टॉपिक था यूटोपियन समाजवादी। पूछता है कि इनमें से कौन सा यूटोपियन समाजवादी है, या पूछता है कि निम्न में से कौन सा यूटोपियन समाजवादी व्यक्ति है, या पूछता है कि सेंट साइमन का संबंध किस देश से है, या यूटोपियन समाजवादी चार्ल्स फॉरियर का संबंध किस देश से है। तो विभिन्न तरह से क्वेश्चन घुमा के यूटोपियन समाजवादी से पूछेगा। तो आप सीधा एक काम कीजिए कि पूरा यूटोपियन समाजवादी कौन कौन है फ्रांस में और अन्य देश में, मतलब यूरोप महादेश में यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे, उसका नाम याद रखिए। पहला नाम है सेंट साइमन का, ये रहने वाला व्यक्ति है फ्रांस का, याद रखिएगा, सेंट साइमन फ्रांस का व्यक्ति। और इसने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन दिया। इस कथन को लिख के पूछता है, यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन था, प्रत्येक कोष की क्षमता के अनुसार और प्रत्येक कोष के कार्य के अनुसार। ये कथन इतना ही बस देगा कथन, और पूछेगा निम्न में से इस कथन को कहने वाला कौन था, निम्न में से ये कथन किसका है? तो प्रत्येक कोष की क्षमता के अनुसार, प्रत्येक कोष के कार्य के अनुसार, ये कहने वाला ये कथन किसका है? सेंट साइमन का है, जो यूटोपियन समाजवादी है और फ्रांस का रहने वाला है। अगला जो यूटोपियन समाजवादी है वो है चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर ये भी यूटोपियन समाजवादी है और कहाँ का रहने वाला? फ्रांस का। अगला लुई ब्लो, ये भी यूटोपियन समाजवादी है, फ्रांस का रहने वाला है। और एक यूटोपियन समाजवादी रॉबर्ट ओबेन जो है, ये फ्रांस का नहीं है, ये ब्रिटेन का है। तो 3 जो हैं वो फ्रांस के हैं, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्लो। इसका नाम याद रखिएगा, इनका कथन भी याद रखिएगा। और रॉबर्ट ओबेन जो है वो ब्रिटेन का है। तो ये यूटोपियन समाजवादी से इतना से ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक समाजवाद के सबसे बड़े हीरो कहे जाने वाले कार्ल मार्क्स को देखते हैं। कार्ल मार्क्स, इनका जन्म है 1818 में और मृत्यु है 1883 में। क्लियर? कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही मकबूल या बहुत ही विख्यात, बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है दास कैपिटल। इस किताब को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा दास कैपिटल के लेखक का नाम बताएं, तो कार्ल मार्क्स। पूछेगा समाजवादियों का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है, तो याद रखिएगा दास कैपिटल को। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन, ये इसकी स्थापना या ये सम्मेलन कब हुआ, तो 1864 में हुआ है। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन का हुआ है। और इसमें मुख्य जो वक्ता था, मुख्य जो बोलने वाला था या भाषण देने वाला, वो था कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने इस सम्मेलन में एक ऐसा वाक्य बोला जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, और ये वाक्य आज भी लोगों की जबान पर है। क्या बोला था? बोला कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये कथन कार्ल मार्क्स का है। तो ये कथन दे देगा। पूछेगा निम्न में से किस समाजवादी नेता का यह कथन है, पूछ देगा निम्न में से किसका यह कथन है, ऐसे भी।
तो अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये कार्ल मार्क्स का कथन था। पूछता है इस कथन की उद्घोषणा कब की गई, या ये कथन कार्ल मार्क्स के द्वारा कब कहा गया? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन में, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन कब हुआ है? 1864 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। अगला जो इकाई 2 से प्रश्न बनेगा वो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन कब हुआ है? 1889 में। और इसी संघ सम्मेलन में प्रत्येक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब है? तो 1 मई, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और इसी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन में यह डिसीजन लिया गया पहली बार कि कार्य दिवस प्रत्येक दिन व्यक्ति 8 घंटे तक काम करेगा। प्रत्येक दिन व्यक्ति 8 घंटे तक काम करेगा। तो दिन का जो समय का निर्धारण है, एक दिन में जो समय का कार्य करने के समय का निर्धारण है वो 8 घंटा फिक्स किया गया। कब से? 1889 प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन के बाद। उसके बाद अब रूस का क्रांति आपको पढ़ना है, समाजवाद और साम्यवाद में। तो रूस की क्रांति से इतने सारे बस प्रश्न हैं। रूस के राजा को क्या कहा जाता था? तो रूस के राजा को जार कहा जाता था। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। और बोल्शेविक क्रांति के वक्त रूस का राजा कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। खूनी रविवार की घटना कब हुई है? तो 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई है। और ये किसके द्वारा करवाई गई? खूनी रविवार की घटना किसके द्वारा करवाई गई? कौन सा राजा के द्वारा? तो जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। इसी के आदेश पर पुलिस वालों को गोली चलाने और मारने के लिए बोल दिया गया था। बहुत सारे लोग मारे गए थे। घटना जब वीडियो देखिएगा डिस्क्रिप्टिव वाला इतिहास का, तो पूरी समझ में आ जाएगी। अब एक पुस्तक है जिसका नाम है वार एंड पीस। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो लियो टॉल्स्टॉय। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आंसर है 8 मार्च। अप्रैल थीसिस, इसका संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका संबंध है लेनिन से। अप्रैल थीसिस का संबंध लेनिन से। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? लाल सेना का गठन ट्रॉन्स्की के द्वारा किया गया। ये लेनिन का सहायक था। ट्रॉन्स्की के द्वारा किया गया। चेका क्या है? ये पूछता है चेका क्या है? तो रूस का एक गुप्त पुलिस संगठन है। रूस का गुप्त पुलिस संगठन। ऑप्शन में बस सिर्फ ऐसा भी हो सकता है, दे दे सिर्फ गुप्त पुलिस संगठन या गुप्त पुलिस, तो आप उस पर टिक लगाएंगे। चेका रूस का गुप्त पुलिस संगठन है। क्वेश्चन देखिए किसी तरह घुमा सकता है। पूछेगा कि चेका का संबंध किस देश की गुप्त पुलिस संगठन से है? तो रूस से है। चेका क्या है? तो गुप्त पुलिस संगठन है। कहाँ का है? रूस का है। अनेकों तरह से सवाल हो सकते हैं। लेनिन की नई आर्थिक नीति ये कब लाई गई? 1921 में। लेनिन ने 1921 में अपनी नई आर्थिक नीति ले आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले आई है। और लेनिन की मृत्यु कब हो जाती है? 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। तो इतना सारा सवाल 2 अध्याय के अंतर्गत आया है हमारे दिमाग में, और 2 अध्याय से इससे ज़्यादा सवाल हमको नहीं लगता है कि आएगा 1 नंबर का। अब हमने ऑप्शंस नहीं दिया है, ABCD ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन देने में ज़्यादा समय लगता है, लिखने में भी टाइम लगता है। इसलिए इतना तो 10th क्लास के आप विद्यार्थी हैं, इतना तो आपके पास मतलब सोचने समझने की ताकत होनी चाहिए। ऑप्शन तो खुद कोई बना सकता है, तो आंसर बस आपको याद रखना है। तो हमको लगता है कि 30 या 31 प्रश्न 2 अध्याय में हमने किया है, या 28, 29, 30, 31 प्रश्न हो गया होगा। तो ये 30-31 प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 2 अध्याय से संबंधित रहा। मतलब 2 अध्याय में इतना ही प्रश्न हमारे दिमाग से निकला। हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा प्रश्न हो सकता है। खैर, क्वेश्चन बनाने की कोई सीमा नहीं है, और याद करने की भी कोई सीमा नहीं है, चाहे जितना आप याद करें। अब इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो अगले 2 अध्याय पर आधारित होगा, इतिहास का अगला 2 अध्याय। तो उस 2 अध्याय में जितने प्रश्न बनेंगे उसको हम एक वीडियो में समेटेंगे। फिर अगले 2 अध्याय का 8
अध्याय है इतिहास में, तो 8 अध्याय में 4 गो वीडियो बनेगा। वैसे ही फिर भूगोल में प्रवेश करेंगे, उसमें देखेंगे कि कै कै अध्याय को मिला के एक एक वीडियो बनाया जाए। तो ये 1 नंबर का सीरीज आज से चल निकला। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कभी कभी कान में लगा के भी सुन लिया करें। ऐसा ऐसा वीडियो जो है ना बनेगा अभी, तो इसको बस कान में लगा के आप सुन लेंगे तो याद रहेगा। 20 मिनट का है, 20 मिनट आप कान में लगा के कभी भी सोते वक्त या लेटते वक्त कभी भी सुन ले, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का।